पर पॉलिटिकल लीडरशिप की जम्मू में कमी रही, ऐसी लीडरशिप की जो जम्मू के साथ साथ वैली में भी अपना कुछ आधार बना पाती। इनफैक्ट पुराने समाजवादियों को छोड़ के कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही जम्मू कश्मीर में, इवन लद्दाख जब इसका था, राज्य का हिस्सा था, जो हर क्षेत्र को बराबर की नज़र से देखता था। ऑल पार्टी मीट को लेकर कई सारी बातें की गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाज़ पर जो ऑल पार्टी मीट हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के कई लीडर्स को बुलाया गया, उसके बाद एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि जम्मू का नैरेटिव आखिर क्या है। चाहे वो पॉलिटिकल नैरेटिव हो, इकोनॉमिक नैरेटिव हो, चाहे ये बात हो कि जम्मू की आवाज़ रखने वाला और जम्मू में जम्मू पूरे डिवीज़न की आवाज़ रखने वाला, उसमें रजौरी पुंछ के इलाके, डोडा किश्तवाड़ के इलाके, इन सभी इलाकों की आवाज़ रखने वाला क्या कोई ऐसा दल, क्या कोई ऐसी पार्टी, क्या कोई ऐसा लीडर है जो ये सामने रख सके कि जम्मू डिवीज़न की एस्पिरेशंस क्या हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सराफ साहब। सराफ साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले यही कि ऑल पार्टी मीट हुई, ऑल पार्टी मीट में कई सारे लोगों को बुलाया गया, कई सारे लोगों को नहीं भी बुलाया गया। उसके बाद जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि इज़ बीजेपी इनफ टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ एंटायर जम्मू रीजन, या फिर ऐसा कौन सा रीजनल दल है जो ये बात रख सके कि हम पूरे जम्मू की बात रखते हैं। इज़ देयर एनी सच थिंग? आपसे इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि आप तो पूरे हिस्ट्री से भी वाकिफ़ हैं, प्रेजेंट सिचुएशन से भी के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग बुलाई वो सारी यूटी के लिए थी, वो किसी रीजन के लिए नहीं थी खासकर। तो इसलिए ये कहना कि जम्मू रीजन के बारे में डिफरेंट बात हो, कश्मीर के बारे में डिफरेंट बात हो, वो कोई जचती नहीं है इस संदर्भ में। पर जहाँ तक जम्मू के नैरेटिव का सवाल है, वो एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कई वर्षों से ये बात चल रही है कि जम्मू को नज़रअंदाज किया जाता है। अब वो परसीव नोशन हो या रियल हो, पर एक फीलिंग ज़रूर जम्मू के एक हिस्से में है कि हमें नज़रअंदाज किया जाता है डेवलपमेंट के मामले में, प्रमोशंस के मामले में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मामले में। तो मेरे ख्याल में जो आधारभूत सवाल है वो ये है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के टोटल संदर्भ में देखा जाए तो हमेशा घाटी के ही लीडरों की डोमिनेशन रही है। उसके रीजंस भी हैं, क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनका वैली की एक अपनी ग्लोबल इम्पोर्टेंस रही है, और कुछ 1947 के बाद इस तरह के हालात रहे कि घाटी हर तरीके से हर वक्त खबरों में रही, जबकि जम्मू के लिए ये संभव नहीं था। तो इसलिए कोई रीजनल पार्टी इस वक्त ऐसी भी नहीं है। ये भी एक विडंबना है कि जो पूरे जम्मू कश्मीर को प्रतिनिधित्व करने का जो क्लेम कर सकती है। अगर आप देखें तो कोई भी पार्टी उस तरह की नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोर है तो वो घाटी में है, पीडीपी का है तो घाटी में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दो लीडर हैं जो जम्मू में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी के दृष्टिकोण से। इसी तरह अगर भाजपा का देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी का, तो ये तो बिल्कुल ही घाटी में नहीं है। अभी कि ये कहना कि इनको कुछ सीटें मिल गई, ये मिल गई, वो सबको पता है कि वो इसलिए क्यों मिल गई। विरोधी नहीं हो आगे तो फिर कैसे, वो तो कोई भी जीत सकता है, उस तरह की स्थिति है इनके बारे में। तो इसलिए कोई भी पार्टी जो पूरे यूटी को ही नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। जम्मू में ही कितनी अपने आप में तनावपूर्ण स्थिति के, जम्मू के प्लेन्स डिफरेंट सोचते हैं, डोडा हिल्स में एक डिफरेंट तरह की आवाज़ आप सुनते हैं, पीर पंजाल रेंज अपने आप में एक जैसे डिफरेंट क्षेत्र सा है, इस तरह से प्रोजेक्ट होता है। अभी की वो है नहीं, पर नाम चल पड़े हैं कि चिनाब वैली। मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि ये क्यों चिनाब वैली को नारा किसने दिया, क्यों, और क्यों ये ऑफिशियल हैंडआउट्स में भी इस तरह का मेंशन आ जाता है, पीर पंजाल रेंज, चिनाब वैली। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो मतलब हमें लगता है कि उसकी तरफ राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं को ध्यान देना चाहिए। कोई एक राजनीतिक नेता भी नहीं है इस वक्त जिसको कि पूरा क्षेत्र एक्सेप्ट करता हो, जम्मू रीजन भी एक्सेप्ट करता हो,
घाटी भी एक्सेप्ट करती हो। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, पर वो भी काफ़ी, मैंने उनको काफ़ी देर से मैं उनको देखता आ रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि वो मिड-80s में जब उनकी डिसमिसल हुई, वो उसके बाद वो उस फॉर्म में आ नहीं पाए, और ओवर द ईयर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फॉलोइंग थी वैली में, उसको भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। पर उनका एक स्टेटस है पॉलिटिक्स में, ये इसमें कोई बात नहीं इग्नोर की जा सकती। पर इसी तरह भाजपा का घाटी में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है। इनफैक्ट उनके लिए तो जम्मू कश्मीर में ही मेरे ख्याल में आज की तारीख में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जैसे पहले पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे, जहाँ उनका मतलब उनके जैसी कोई शख्सियत शायद बाद में इमर्ज भी नहीं हुई। और पर फिर भी उनके कई नेता थे जिनका अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा अच्छा आधार था। पर आज की तारीख में उनके पास भी कोई ऐसा नेता नहीं है। जो रीजन की बात तो छोड़ें, वो उनका अपने घरों में भी कितना जोर है ये नहीं पता लगेगा, क्योंकि अभी तक तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत रहे हैं, पर अगले इलेक्शन में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर ऐसा लीडर नहीं है, जैसी बातें की जा रही हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तब होगी जब जम्मू और कश्मीर में सीटें बराबर कर दी जाएंगी, 45 सीटें इधर 45 सीटें उधर। अगर मान लीजिए कि वो हो भी जाता है, क्या आपको लगता है कि उस सिचुएशन में भी जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी या किसी भी तरीके से इक्विपैरिटी आएगी? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तभी होगी जम्मू में जब कोई ऐसा दल उभर के आए और ऐसा नेता उभर के आए कि उसका दूसरे क्षेत्र में भी कुछ पकड़ हो, कश्मीर घाटी में हो, कुछ प्रभाव हो उसका, वो कुछ वोट लेने की स्थिति में हो कि घाटी में उनके नाम से वोट मिले या उस दल के नाम से वोट मिले। वो स्थिति आज नहीं है, आज किसी भी दल की नहीं। उसमें शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का क्योंकि वर्षों से एक आधार रहा है, तो वो थोड़ा बहुत उनका कांग्रेस का भी जोर है। घाटी के कुछ क्षेत्रों में 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जहाँ वो कुछ वोट ले जाते हैं, और जम्मू में भी है उनका। पर जम्मू में उनका जो प्रभाव है खासकर हिंदू बहुल क्षेत्रों में, वो सारा का सारा भाजपा के पास। भाजपा का जोर जो है वो मेरे एक साथी ने बड़ी अच्छी एक्सप्रेशन यूज़ की, तवी कैचमेंट एरिया कहते हैं इसे, कि तवी के किनारे किनारे भाजपा का, जहाँ जहाँ हिंदू वोटर है उस पर अंदर इसका भाजपा का अच्छा जोर है। पर जम्मू की जो सोसाइटी है ये एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है। मुसलमानों का एक वर्ग जो गुजर है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए भी लड़ रहा है। अब इन सभी समुदायों को कोई साथ लेके चल पड़े तो वही एक पार्टी या वही एक नेता है जो दोनों क्षेत्रों में कुछ जोर बना सकता है। रीज़न क्या है कि अभी तक भी ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि ऐसा कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फ्लोट करती, जो इन सभी एरियाज़ को साथ लेकर चलती, जिसकी डोमिनेंस भी कश्मीर में होती? अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, क्या रीज़न? डोमिनेशन नहीं हो पाई क्योंकि जो लोकल सेंटिमेंट्स थे वो बड़ा मैटर करे। मतलब वो शेख अब्दुल्ला साहब जैसा नेता भी, जो कि जिनकी पॉपुलर अपील पे किसी को डाउट नहीं हो सकता है, जिसको जम्मू के इंटेलेक्चुअल ने भी उनको बहुत बड़ी सपोर्ट दी, वो भी जब जनता पार्टी के वक्त जोर में आए, उनके काफ़ी असर पड़ा, उन्हें लगा कि उनकी सत्ता हिल रही है, तो उन्होंने भी धर्म की बात करना शुरू कर दिया था उस स्थिति में। तो जम्मू में भी ये जोर है, धर्म का बड़ा जोर हो जाता है कि लोग अपने पॉलिटिकल पार्टीज बजाय राजनीतिक मुद्दों के धार्मिक मुद्दों पे आ जाती हैं। मतलब किसी भी जोर से आए तो उनका जो जोर रहता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो पॉपुलेशन की है उस पर प्रभाव डाला जाए। डू यू थिंक कि जो पॉलिटिक्स जम्मू रीजन में है वो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है कि कश्मीर में ये हो गया तो हमें ये करना है, कश्मीर में ये बयान आ गया तो हमें ये बयान देना है, वहाँ पर ये चीज़ मिल गई तो अब हमें ये चीज़ चाहिए? क्या उस तरह की सिचुएशन है जिसकी वजह से कभी जो जम्मू का अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है वो बन नहीं पाया? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है। जम्मू में और कश्मीर में जो तनातनी, मैं कहूँगा कि उस तरह का माहौल है कि जैसे कश्मीर में था कि प्रोफेशनल कॉलेजेस पहले कश्मीर में बने, तो जम्मू में बहुत बड़ी एजिटेशन हुई। एक वक्त इतनी बड़ी एजिटेशन हुई कि 4 लड़के पुलिस की गोली से मारे गए। आज भी मेरे ख्याल उनका एक मेमोरियल जम्मू साइंस कॉलेज के बाद उनका कोई मेमोरियल बना हुआ है। तो जम्मू को इसलिए हर बात पर लड़ना पड़ा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और जहाँ तक
पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उस पे इसका इतना जोर नहीं पड़ा, पर पॉलिटिकल लीडरशिप की जम्मू में कमी रही, ऐसी लीडरशिप की जो जम्मू के साथ साथ वैली में भी अपना कुछ आधार बना पाती। इनफैक्ट पुराने समाजवादियों को छोड़ के कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही जम्मू कश्मीर में, इवन लद्दाख जब इसका था, राज्य का हिस्सा था, जो हर क्षेत्र को बराबर की नज़र से देखता था। क्या हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा लीडर रहा है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी और जिसकी विजन के साथ जो है वो जम्मू के लोग भी जुड़े हों, कश्मीर के लोग भी जुड़े हों, अपार्ट फ्रॉम शेख अब्दुल्ला? नहीं, शेख अब्दुल्ला के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं रहा। कांग्रेस ने कोशिश की है और ऐसा लगता था कि गुलाम मोहम्मद सादिक, जिन्होंने एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी शुरू की, शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़ा और एक टक्कर लेने की स्थिति पैदा करने की कोशिश की कि पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो पॉलिटिकल ढंग से ही लड़ेंगे, पर कोई ऐसा नेता बना नहीं। इनफैक्ट कोई ऐसा कई बार ऐसा भी लगता था कि जैसे कश्मीर की पार्टियों का भी और जम्मू की पार्टियों का भी ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो एक दूसरे को लड़ते रहें, ताकि उनका जो अपना वोट बैंक है, लोकल वोट बैंक, वो मजबूत रहे। कश्मीर की पार्टियों का कश्मीर में, जम्मू की पार्टियों का जम्मू में। और जम्मू की सबसे बड़ी कमी ये रही कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पार्टी वो धर्म में उलझ गई कि उसने सोचा कि सिर्फ हिंदुओं को ही अपना आधार बना के आगे काम करें, तो उससे जो है वो सांप्रदायिक तनाव होने की स्थिति भी आ गई। जिस तरीके से कश्मीर में जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मिलकर उन्होंने PAGD बनाई, गुपकार अलायंस बनाए, वो चीज़ भी जम्मू में पॉसिबल नहीं हो पाई। जम्मू डिक्लेरेशन की बात ज़रूर की गई, लेकिन वो जम्मू डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ कि जो अलग अलग रीजनल लीडर्स थे, अलग अलग एरियाज़ जिनमें जिनकी डोमिनेंस थी, वही कम से कम एक साथ बैठते तो बात करते जम्मू की, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है क्यों? नहीं, जहाँ तक कश्मीर के लीडर्स का, उनका स्टैंड बड़ा क्लियर था कि हमें आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वापस चाहिए। जम्मू में पिछले कुछ दशकों से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि, और इसमें एक ऐसा वर्ग भी आया जो बीजेपी के बाहर भी था और वो भी ये महसूस करने लगे कि ये आर्टिकल 370 को हटना चाहिए, और वो एक बेसिक डिफरेंस रहा जम्मू की और कश्मीर घाटी में। जहाँ तक विद इन जम्मू सवाल है, जिस पे आप बार बार जोर दे रही हैं, वहाँ पे भी 3 हिस्से हैं जो डिफरेंटली आइडेंटिफाइबल हैं आज की तारीख में। एक तो जम्मू के प्लेन्स, एक सो कॉल्ड चिनाब वैली, एक सो कॉल्ड पंजाब, पीर पंजाब रे। हम सो कॉल्ड तो कह सकते हैं, पर ये फैक्ट है कि उन क्षेत्रों के लोगों के बीच में भी ये भावना पैदा की जा रही और पैदा हो गई है कि इस तरक्की में हमें भी अपना शेयर चाहिए। तरक्की की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है उसे भी भूला नहीं जा सकता। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई जहाँ पर दरबार मूव को जो है वो बंद कर दिया गया। उसको लेकर आपकी क्या सोच है कि ये जो दरबार मूव खत्म किया गया है, सरकार ने तो पैसे बचाए हैं, 200 करोड़ लगभग कहा जा रहा है जो स्टेट एक्सचेकर पे बर्डन था वो अब शेड ऑफ होगा, लेकिन हाउ डू यू सी दिस डिसीजन कि अब दरबार मूव नहीं होगा? मेरे ख्याल में हमारी रियासत का, जम्मू कश्मीर का, जब ये रियासत थी, अब तो यूटी है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि ये दुनिया का शायद अकेला ठंडा क्षेत्र है जहाँ कोई तरक्की नहीं हुई। आप देखें रशिया के हिस्से, इवन साइबेरिया में भी आप सुनते हैं कि ऐसे प्रोविज़न बन गए हैं कि जहाँ आदमी अंदर बैठ के काम कर सके। तो दरबार मूव अपने आप में एक कोई बड़ी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, ये ख़त्म तो होनी चाहिए थी, पर क्या जो कश्मीर में काम करेगा, क्या वो उस भयंकर सर्दी में जो वहाँ पड़ती है, सब ज़ीरो टेम्परेचर में, वो काम कर पाएगा आज की तारीख में, जबकि वहाँ वो प्रोविज़न ही नहीं है कि आपके दफ्तर एयर कंडीशन हों, यहाँ गर्मी रह सके। और जम्मू जैसे, जम्मू में गर्मियों के दिनों में भयंकर गर्मी होती है, तो क्या वहाँ पे ऑफिसर्स वेल इक्विप्ड हैं कि लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो उसमें ढंग से काम कर पाएँ? तो जहाँ तक दरबार मूव ख़त्म होने की बात है, वो तो ठीक है कि उससे ख़त्म होना भी चाहिए था ओवर द ईयर, ये बहुत बड़ी अनामली थी, पर उसके साथ ये भी ज़रूरी था कि सुविधा प्रोवाइड की जा सकती। मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आई, मैं तो वहाँ दोनों क्षेत्रों में पढ़ा भी हूँ,
कि क्या वजह है कि हम लोगों ने वो अभी तक फैसिलिटीज़ नहीं बनाई जो बाहर के मुल्कों ने बना दी ठंडे इलाकों में। दरबार मूव के साथ ही मतलब और भी एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंस है जम्मू की कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की जम्मू के ऊपर, जो दरबार मूव के साथ ही जो है जुड़ी हुई थी कहीं ना कहीं। तो क्या उसके ऊपर भी नज़र देने की ज़रूरत है कि उतने सेल्फ सफिशिएंट भी जम्मू कश्मीर जो है वो नहीं बन पाया और ये इलाके नहीं बन पाए? उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रहे तो उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगता है होगी और आजकल के माहौल में खासकर ज़्यादा होगी, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, वो ये कि दरबार मूव में एक बड़ा फ़ायदा ये था कि जो जनता थी, जो लोग थे, वो एक दूसरे के क्षेत्र में जाते थे, वहाँ की घाटी के वहाँ की भाषा को सीखते थे, वहाँ के कल्चर एक्सचेंज, तो वो एक जो कॉमन कल्चर इमर्ज हो रहा था उसको बहुत बड़ी सेटबैक हो जाएगी उस दरबार मूव बंद होने से। और क्या सोचा जा सकता है कि अब कैपिटल क्या होगी, क्योंकि अब सेक्रेटरीट तो दोनों साइड होगा, तो कौन सी जगह को एज ए कैपिटल चुना जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की, या फिर वही जैसे पहले था कि समर कैपिटल भी विंटर कैपिटल भी है, आगे भी वही कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन सेक्रेटरीट जो है अपनी असेंबली के हिसाब से कैपिटल का कर देना चाहिए कि जैसे समर कैपिटल विंटर कैपिटल था वो उसी तरीके से चलते रहना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि असेंबली सेशन एक ही जगह हो सकता है, वो तो दोनों जगह होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि सुविधाएं नहीं होंगी तो विधायक भी कैसे काम करेंगे। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर ही अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर की सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर मैंने पूछा कि क्या रीज़न है कि अभी तक जम्मू कश्मीर पूरी जो यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टेट थी, उतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाई, और वो जो इकोनॉमिक वंडर्स हो जाने चाहिए थे ऐसी जगह पर, वो हो नहीं पाए। देखिए, ये तो आज तक की जितनी भी सरकारें रही हैं उनको इसका जिम्मा लेना पड़ेगा कि कोई ऐसा प्लान नहीं बना पाया कि जिससे तरक्की हो पाए। एक सबसे बड़ी वहाँ जो प्रॉब्लम है वो करप्शन की रही। अगर बाहर से कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई भी तो वो वापस चली गई शुरू में, क्योंकि उनको जो वादे किए गए पूरे नहीं हुए। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसेशंस दी, या इधर उधर और भी कंसेशंस मिली, उनका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई एक यूनिफाइड प्लान नहीं बन पाया। जो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस काफ़ी हैं जिन्होंने तरक्की की है, कई ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ हैं जो बड़ा अच्छा, छोटी मोटी नेशनल लेवल के संदर्भ में उनका बड़ा अच्छा काम है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं कश्मीर की, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो ठीक चल रही हैं, उनके जो ये फूड प्रोसेसिंग के प्लांट्स हैं वो भी कुछ ठीक चल रहे हैं। जम्मू में भी इस तरह एक जो होना चाहिए था माहौल वो बन नहीं पाया। उसका एक बड़ा बाहर से फैक्ट्रीज आई हैं, वहाँ लगी हुई हैं, दवाइयाँ भी काफ़ी बनती हैं जम्मू में आजकल के संदर्भ में। वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो कि दवाइयों का इतना बड़ा केंद्र जम्मू बन रहा है, पर कोई ऐसा कि लोगों को वो बेनिफिट मिल रहा हो वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसमें मैं समझता हूँ कि करप्शन भी एक फैक्टर रहा है जिसकी वजह से ये नहीं। जम्मू को लेकर बात की जा रही है कि जम्मू को क्या स्टेटहुड मिल सकती है, जम्मू में जम्मू रीजन की, क्या आपको लगता है कि ये फीजिबल है? अगर जम्मू को स्टेटहुड मिलती है, क्या मिल सकती है, और अगर मिलती है would it be able to sustain itself? No, the main question that arises is whether it is proper to split Jammu and Kashmir also. I mean, Jammu and Kashmir in its whatever is left of it after separation of Ladakh. And what if Jammu is made a separate state? Will it be viable given the tensions that it will generate in the hills of Jammu? Whether we like it or not, it's a fact that hills have drifted away from the plains. So I don't think it is viable. I think this is the time when everybody should show a lot of maturity. This is the time when everybody should be allowed to speak his or her mind. To that extent, I think Prime Minister's all-party meeting has served some purpose. At least leaders like Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti, they have got a chance finally, after almost 2 years, to speak their mind.
You know, we just can't ignore them. We just can't ignore anyone for that matter. We can't even ignore the present leadership of BJP in Jammu and Kashmir for whatever it is worth. It draws its strength from its central hero, who for BJP is the Prime Minister. So everybody should get a chance to speak. That is very important. And then wait for the right moment when the right person emerges on the scene. It is a time-consuming exercise, but it should be given a chance. Prime Minister should make it a regular exercise. Since you said everyone should have a chance to speak, तो ये भी एक बात चली थी जहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को इनवाइट नहीं किया गया था. फिर ये अटकलें लग रही थी कि जिन लोगों के पास डीडीसी की इलेक्शंस में मैंडेट था उन्हीं को बुलाया गया और फॉर्मर जो डिप्टी सीएम थे, फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें बुलाया गया था. डू यू थिंक दैट इज़ द राइट अप्रोच कि मैंडेट है तो आइए, मैंडेट नहीं है तो आप नहीं आ सकते, या जो बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं, चाहे वो रजौरी पुंछ के इलाकों से रिप्रेजेंटेटिव्स हों, कश्मीरी पंडित्स हों, तरीका निकाल लिया ना जहाँ ज़रूरी था. अब फरूक साहब जहाँ महबूबा मुफ्ती, जहाँ उमर अब्दुल्ला के पास इस वक्त तो मैंडेट नहीं है, तो उन्होंने कहा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को कोई क्राइटेरिया तो फिक्स करना पड़ता है. या जम्मू के 2-3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बुला लिए. अभी कि उनका अपने क्षेत्र में कितना प्रभाव है वो तो जो है वो होगा, पर कोई क्राइटेरिया तो बनाना पड़ता है. पर अब ये कहना कि इस कम्युनिटी को नहीं बुलाया गया, उसको कम्युनिटी को, वो मेरे ख्याल में गलत होगा. क्योंकि ये मीटिंग थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की. दिस वाज नॉट द मीटिंग ऑफ एथनिक ग्रुप्स. अगर एथनिक ग्रुप्स को ही बुलाना है तो फिर एक को क्यों बुलाना है? फिर गुजर्स ने क्या गलती की? गुजर, आपको पता ही है, वो मुझसे शायद आप बेहतर ही जानती हैं कि गुजर इतना वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है इस वक्त जम्मू कश्मीर की, और जो उनकी कल्चरल इमेंसिपेशन नज़र आ रही है, लिंग्विस्टिक और कल्चर, वो सबको पता है. व्हाट अबाउट अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे डोगरा स्वाभिमान संगठन है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है कश्मीर में, और भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं. उनका मतलब उनका कितना जोर है पब्लिक में? पब्लिक में तो कुछ इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना. मीडिया में इन्फ्लुएंस होना अलग बात है. आपने एक स्लोगन दे दिया जो प्रोवोकेटिव है, तो वो आपको स्ट्रेंथ नहीं देता है. वो आपके मतलब एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज वाली स्थिति है मेरे ख्याल में. तो अब कोई संगठन, आप डोगरा सदर सभा के नाम से भी चलते हैं लोग, पर डोगरा सदर सभा की जो हिस्ट्री रही है वो भी तो लोगों को याद रखनी चाहिए ना. क्या प्रेजेंट डोगरा सदर सभा या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतने प्रभावशाली हैं जिनके नाम पे वो काम कर रहे हैं? तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें केंद्र सरकार ने कोई चूक नहीं की है. उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि सबको बुला लिया और एक क्राइटेरिया तय करके उन्होंने, क्योंकि अगर एक समुदाय को बुलाना है तो फिर दूसरे समुदाय को कैसे नज़रअंदाज किया जाए. अगर आप देखें कि गुर्जर समुदाय की भी, गुर्जरों की भी वही डिमांड्स हैं जो किसी और समुदाय की है. वो भी सिख समुदाय भी चाहता है कि उसको भी प्रतिनिधित्व मिले, कैबिनेट में मिले, पॉलिटिकल लीडरशिप में मिले, रिजर्वेशन में मिले. तो वो एक मेरे ख्याल में मुद्दे से हटने वाली बात हो जाती, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक चुनौती है किसी भी केंद्र सरकार के लिए, और उसको राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं की मदद से ही ठीक किया जा सकता है. वापस से अगर इकोनॉमिक डिपेंडेंस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में अभी भी जो टूरिज्म सेक्टर है वो उस हद तक डेवलप नहीं हुआ है जिस हद तक होना चाहिए था. एंड आई कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स कि अभी भी मेजॉरिटी जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आता है, दे नॉट टूरिस्ट, दे पिलग्रिम्स जो श्री माता वैष्णो देवी जाने के लिए आ रहे हैं, अमरनाथ जाने के लिए आ रहे हैं, और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का अपना डेटा यही शेयर करता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न कि अभी भी जो है जिस तरीके से बाकी जो जितने भी प्लेसेस जम्मू कश्मीर में हैं, बहुत खूबसूरत जगहें हैं, उन्हें भी इनकैश नहीं किया जा सका. और जो डिपेंडेंस जम्मू के छोटे मोटे ट्रेडर्स की हैं वो या तो कश्मीर पे हैं, डोडा किश्तवाड़ इन्हीं इलाकों पर हैं. दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू वेंचर आउट की उनकी मार्केट जो है वो पंजाब में, हिमाचल में या नेबरिंग स्टेट्स में बन पाती जिस तरीके से बाकी सभी स्टेट्स ने किया. हिमाचल के टूरिज्म के ऊपर अगर देखा जाए तो देश विदेश से लोग आ रहे हैं हिमाचल में भी, और ज़्यादा आ रहे हैं इवन एज कम्पेयर टू कश्मीर. तो हाउ डू यू सी दैट? ये तो बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है कि सब कुछ होने के बावजूद भी स्थिति ये है कि
कुछ भी नहीं है। पिलग्रिमेज टूरिज़्म जो कि माता वैष्णो देवी लाखों लोग जाते हैं हर साल, उसका जितना फ़ायदा होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। हम जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े होटल नहीं देखते, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देखते, खासकर जम्मू शहर में तो देखें कि जब से वो सड़क बनी है और जब से ट्रेन कटरा जाती है, वैसे ही जम्मू शहर में और भी कम हो गया है कि फुटफॉल। अभी तक तो ये होना चाहिए था कि 4-5 बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल बन गए होते, ताकि पिलग्रिमेज वहाँ रहें, कंफर्ट से रहें, क्योंकि हर तरह का पिलग्रिम जाता है, गरीब भी जाता है, अमीर भी जाते हैं, करोड़ों रुपया वहाँ चढ़ावा चढ़ता है। तो श्राइन बोर्ड ने किया हुआ है, अपने रहने की अकोमोडेशन की है, लोग उसी में खुश रहते हैं। पर उसको बढ़ाने वो जो एक ओरिजिनल प्लान था कि कटरा से पत्नीटॉप को डाइवर्ट करेंगे, वही नहीं चला। मुझे याद है कि शुरू का टारगेट था कोई 20,000 पिलग्रिम्स कम से कम एज टूरिस्ट पत्नीटॉप जाएं, ताकि वो पत्नीटॉप के आनंद उठा सकें, वहाँ के मौसम का, वहाँ के जो चारागाह है। अब चारागाह तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई, पर फिर भी वहाँ पे मौसम एक अपने ढंग से बहुत ही अच्छा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 20,000 जाते हैं, कुछ हज़ार लोग ही डाइवर्ट हुए हैं कटरा से पत्नीटॉप, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ चाहिए जो रीजनेबली प्राइस्ड हों, हर तरह की प्राइस का व्हीकल चाहिए, क्योंकि हर तरह के टूरिस्ट वहाँ जाता है, हर तरह का पिलग्रिम वहाँ जाता है, गरीब से गरीब जाता है, अमीर से अमीर जाता है, तो उनको अपने हिसाब से रहने की जगह चाहिए। तो भद्रवाह भी काफ़ी जोर दिया गया, खासकर जब वहाँ का एक नेता चीफ मिनिस्टर बना तो उसने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, पर वहाँ भी टूरिस्ट ज़्यादा नहीं जाता है इतनी खूबसूरती के बावजूद। इसी तरह कश्मीर में आप देखें तो मतलब जैसे मेरे जैसा आदमी जो वहाँ दोनों जगह ही बड़ा हो, तो वहाँ मखदूम साहब, हज़रत बल, दस्तगीर साहब, ये चिरारे शरीफ, कोई ऐसा सर्किट का बनना चाहिए था कि हर आदमी हर जगह देख सके, पर ऐसा कोई है नहीं है कि लोग जाते हैं अपने दम पे ही जाते हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड पिलग्रिमेज टूरिज़्म की वहाँ भी कोई एग्जांपल नहीं नज़र आती। और वहाँ का खैर वो मिलिटेंसी ने काफ़ी तबाही कर दी वहाँ पे, वायलेंस ने, और आम टूरिस्ट भी जाना ऑलमोस्ट बड़ा कम हो गया है। अब गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है, हर सरकार आती है, कहती है पिक्चरें बनाओ, दोबारा से शुरू करो, फिर एक्टर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, पर काम करने के लिए तो सुविधाएँ चाहिए। और हर साल एक स्टोरी भी आती है, जीरो क्राइम अगेंस्ट टूरिस्ट इन कश्मीर। तो कोई ये है नहीं, इन चीज़ों से नहीं ना चलता, क्योंकि ज़मीन पे जो हकीकत क्या है उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग इकट्ठा होकर चलें। कम से कम टूरिज़्म के मामले में आम आदमी वहाँ का यूनाइटेड था, सब जगह का ही, जम्मू का भी, कश्मीर का भी। भाई इसको उन्होंने मिलिटेंट से भी कहा। अगर आपको याद हो, एक बार जब टूरिस्ट पे अटैक हुआ तो सबने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। तो इस क्षेत्र को बहुत ही ज़रूरत थी डेवलप करने की, ऐसा हुआ नहीं है। आपको लगता है कि जब ट्रेन डायरेक्टली कश्मीर चले जाएगी उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है एंटायर जम्मू रीजन के ऊपर पड़ेगा? नहीं, उसका तो फ़ायदा ही होगा, जहाँ जहाँ ट्रेन जाएगी वहाँ सबको फ़ायदा होगा। ये तो लैक ऑफ प्लानिंग है और लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी कहीं कहीं नज़र आती है कि जम्मू इस वक्त लगता है, जम्मू शहर, अगर आपका मतलब ये है कि कटरा ट्रेन चली गई तो पीछे रह गए सब, जब पर आप देखेंगे उधमपुर भी नहीं डेवलप हुआ उस तरीके से कि कोई बड़े कमरे बन जाते, कोई बड़ी मतलब 5 स्टार होटल। अब देखें आप शिरडी जाएं, आप साउथ में जाएं, तो वहाँ सब तरह की सुविधाएं आपको मिलती। और जम्मू में तो ये भी बहाना नहीं हो सकता कि स्थिति नॉर्मल नहीं है। जम्मू में स्थिति नॉर्मल है। श्राइन बोर्ड ने जो काम किया है वो किया है, और जम्मू कश्मीर बैंक ने एक पर्टिकुलर चेयरमैन के वक्त जो नाम कमाया, ये हमारे थोड़े से पॉजिटिव फीचर्स हैं। 2 बड़े पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं हमारी, एक जम्मू कश्मीर बैंक, एक वक्त में जो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, पूरी कंट्री में जोर बनाया, और एक श्राइन बोर्ड ने जो एग्जांपल सेट की कि जो चढ़ावा आता है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लोगों की पढ़ाई के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी हॉस्पिटल भी बना दिया, यूनिवर्सिटी भी बना दी। पर इसके अलावा तो
टूरिज्म के नाम पे कुछ नहीं है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नहीं, हर काम में ही करना बाकी है, इसी में नहीं। कि आप देखें, मतलब जम्मू और कश्मीर के जो बच्चे हैं वो तो अब बाहर ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब एक सोशल प्रॉब्लम भी इमर्ज हो रही है कि यंगर जनरेशन जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो स्टेट के बाहर काम करना प्रेफर करती है। अगर वही ये तरक्की जम्मू में हो जाती, कश्मीर में हो जाती, जब वही जो ट्रेन, वही पिलग्रिमेज उधमपुर और कटरा जैसी जगहों पे बड़ी बड़ी सुविधाएं बना देती, तो फिर बच्चे वहीं रुक जाते। उनको तो काम ही करना है, तो काम वहाँ मिलता है, एक सोशल लाइफ में भी थोड़ी स्टेबिलिटी रहती। तो अभी वक्त लगेगा सर। सर सब सिक्योरिटी सिनेरियो पे भी बात करेंगे, क्योंकि यू राइट बॉर्डर अफेयर्स, इस टाइम पर जो बॉर्डर की सिचुएशन है कि सीज़फायर तो हुआ है और कहा भी जा रहा है कि सीज़फायर सक्सेसफुल है इस हद तक कि ऐसे इंस्टेंसेस इन्फिल्ट्रेशन के भी अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली जम्मू में ये ड्रोन अटैक्स के मामले आ रहे हैं, एक इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ, उसके बाद भी अलग अलग जगह पर ड्रोन स्पॉट किए जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? इज़ दिस अ चेंज इन स्ट्रैटेजी ऑफ पाकिस्तान, और ये एक वे डिवाइस किया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या फिर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कि हम ऑन पेपर तो हमारी सीज़फायर चल रही है, वो तो चल रही है, लेकिन दिस वे वी कैन पोक इंडिया। आपने इस बार नोटिस किया होगा कि ऑफिशियल चैनल्स में भी ज़्यादा जोर नहीं है कि पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हों। मैंने कई स्टेटमेंट्स देखे, उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स पे जोर है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना चाहिए कि टेररिज्म इन इटसेल्फ इज़ ट्राइंग टू गेन ए सेपरेट आइडेंटिटी। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी वो अब सिरदर्द बन गए हैं। पाकिस्तान की गलती ये हो गई है कि उन्होंने शुरू में उनको पैटर्नाइज किया है। इसमें वेरी फैक्ट कि दे सम ऑफ देम ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान साइल shows that they have some sort of patronage. But over the years they have become powerful themselves. After all, Islamic State ने हिला के रख दिया दुनिया के मतलब अब तो उन पे अलकायदा ने जो किया न्यूयॉर्क में, अब सबसे बड़ी जो चिंता है और कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान सत्ता में वापस आती है तो फिर क्या होगा। क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान है, अफ़गान तालिबान जो अपने आप को द इस्लामिक स्टेट की तलाश में है, वो उसमें उनका कोई, और अलकायदा एक्टिव है, इस्लामिक स्टेट भी है वहाँ पे एक्टिव, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी वहाँ पे जोर पकड़ रही है, जिसको लेके पाकिस्तान काफ़ी चिंता में है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान का साइल यूज़ हुआ तो वो क्या करेंगे। पाकिस्तान को वैसे और भी फिक्र है कि रिफ्यूजीज़ भी अफ़गानिस्तान से आ गए तो उनको वो कहाँ ठहराएंगे। पर इसी तरह हमारे लिए भी बड़ी चिंता की बात है कि कैसे होगा। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा जो अपना घर है वो हम मजबूत रखें। वो मजबूत तभी होगा कि जब हम एक दूसरे से बातचीत करें। वो मजबूत तभी होगा जब जम्मू क्षेत्र से भी जो सेपरेटिस्ट, जो इस सेपरेटिस्ट इन द सेंस कि अलग से स्टेट बनाओ, ये करो, जहाँ चिनाब रीजन, जहाँ पीर पंजाल रीजन, ये सब लोग बैठ के बात करें। उसी तरह पर सबसे ज़रूरी है कि टॉप लेवल से ये इनिशिएटिव शुरू होना चाहिए। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल देर ही सही पर दुरुस्त आए हैं ये प्रधानमंत्री कि इन्होंने कुछ तो इनिशिएटिव लिया कि ऑल पार्टी मीटिंग की। बट दीज ड्रोन अटैक्स, इन्हें क्या जो ऑल पार्टी मीट हुई उसके कनेक्शन में जोड़कर देखा जा सकता है, और आर दे अ बिगर कंसर्न फॉर वरी? मेरा ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये रेगुलर एक फीचर रहेगा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का कहीं भी। मैं शुरू में जब कश्मीर वापस गया तो मैंने एक बड़ी मैं बात सुनता था कि बड़े मिलिटेंट्स आएंगे क्योंकि स्नो मेल्ट कर गई। स्नो तो हमारे लिए भी मेल्ट की है, तो हम क्यों नहीं रोक सकते। तो उसी तरह ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हर आदमी उठाएगा। उसमें कुछ लोग पैशनेट हैं टेररिस्ट में, कुछ एक की अपना उनको लगता है कि रिलीजन को बचाना है, उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। वो पढ़े लिखे नौजवान भी उसमें काफ़ी हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए
हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के लिए ये ज़रूरी है कि हम उनसे एक कदम आगे चलें। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को साथ लेके चलें। लोगों को साथ लेने की बात की गई, तो क्या जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का मकसद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो यहाँ पर है उसमें सुधार लाया जाए, क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर में है उसमें कोई बदलाव, कोई बड़ा बदलाव जो है वो इन सालों में आया है? देखिए, ज़रूर जिन्होंने ये ड्यूटी बनाने का फ़ैसला लिया तो उनके दिमाग में ये ज़रूर बात होगी कि सेंटर से हम कंट्रोल कर लेंगे हर बात। वो ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट जितना हम सेंटर को इन्वॉल्व करेंगे, कोई भी हो पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो सेंट्रल पावर कोई भी इन्वॉल्व होगी किसी रिमोट एरिया में, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ज़ीरो होगा, क्योंकि वो लोगों से उतना ही दूर हो जाएंगे। आपको पुलिस, आर्मी, ये सारे विंग्स हैं, इनके थ्रू काम तो करना है, पर उनको भी तो काम लोगों के लिए करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पहले मजबूत किया जाए और उनमें ये यकीन दिलाया जाए उनको कि आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, आप ठीक रहेंगे। आप पीस में स्टेक डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एवरीबॉडी मस्ट हैव ए स्टेक इन पीस एंड दिस गोज़ बियॉन्ड यूनिफॉर्म फोर्सेस। दिस कंसर्न्स द कॉमन मैन। द कॉमन मैन शुड बी पावरफुल। तो इसलिए सेंटर को चाहिए कि वो बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट का सेटअप है उसको इनकरेज करे। जब कोई बड़ा चैलेंज होगा कि हमला हो गया है, ये हो गया, उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, क्योंकि वो बॉर्डर्स को डिफेंड करना है। पर उसके लिए भी ज़रूरी है कि लोग साथ रहें। जैसे लेह में है, लेह में लोग हमेशा आर्मी के पीछे खड़े हो जाते हैं और आर्मी भी उनको मदद करती रहती है, परेशान नहीं करती है, कोई ऐसी बात नहीं होती, ना सेंटर परेशान करता है। उन्होंने इतनी एजिटेशंस ली और ओवरजाइज इतना, वो जेल भी गए, सब कुछ हुआ, पर उस हद तक माहौल नहीं ख़राब हुआ कि उनकी बात ही नहीं सुनी जाए। तो उसका फ़ायदा ये रहा कि वो और आर्मी मिल के चलती हैं, वो काम करती हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि यूटी बनाने का फ़ैसला कोई बड़ा अच्छा फ़ैसला था। मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए था। अगर आपने बाइफरकेट करना भी है, लद्दाख को उसका ड्यू देना भी है तो उसको दे दीजिए, पर स्टेट के बीच में रखिएगा। और क्योंकि स्टेट के पास रियल पावर होती है। मैं होम मिनिस्ट्री 8 साल तक कवर की है मैंने, यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो एक जो यूटी के चीफ मिनिस्टर होते हैं, मैंने उनकी बड़ी ख़राब हालत होते देखी है। वो अफसरों का इंतज़ार करना पड़ता है उनको। अब वो ये काम करें कि जहाँ लोगों की सेवा करें जाके। आखिर में सराफ साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 5 अगस्त और उसके बाद से, और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो दरबार मूव का फैसला हो या फिर अन्य जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, डू यू थिंक कि जम्मू कश्मीर जो है जिस सिचुएशन में हिस्ट्री में रहा है, अब कोई बड़ा चेंज जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? जिस तरीके से बात की जा रही है डेवलपमेंट की, वहीं ग्राउंड लेवल पर ये भी देखने को मिल रहा है कि हाँ, एक पॉलिटिकल सेटअप जब नहीं होता है तो लोगों को बहुत दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस सभी सिचुएशन से गुजरने के बाद? देखिए, सबके मन में वही सवाल है कि आगे क्या होगा। मेरा अपना मानना है कि अगर भाजपा और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की है, इस तरह के इनिशिएटिव में यकीन रखते हैं और इसको आगे चलाते हैं, तब तो हालात ठीक हो जाएंगे काफ़ी। नहीं तो मुझे डर है कि भाजपा का, क्योंकि आधार नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा लें कि जिससे लोग और दूर हो जाएं। अभी की जम्मू में भी बड़ी नाराज़गी है इनके खिलाफ कि जे मतलब वो लोगों को लगता है कि काम सही ढंग से नहीं चल रहा है। इस तरह की बातें भी सुनने में आती हैं, लोग कहते भी हैं, और उसमें इनको बड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। तो बात तो बड़ी हो सकती है, पर बड़ी बात ख़राब भी हो सकती है और बड़ी बात सही भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि
जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल नैरेटिव, इकोनॉमिक नैरेटिव और सिक्योरिटी सिनेरियो के ऊपर क्या कुछ कहना था वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सराफ का। और वहीं बात ये कि जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को लेकर बात सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं ऑल पार्टी मीट के थ्रू, उनका ये कहना है कि इस तरीके की कोशिशें करते रहने की ज़रूरत है।